एक लड़का और एक लड़की के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। कारण क्या है कि दोनों अपोजिट चार्ज वाला है, लड़का अलग चार्ज है, लड़की अलग चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेचर का नियम है, ठीक ना, फिजिक्स का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। लड़का के बीच में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन वही एक लड़का और एक लड़की रहे तो क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऑफिस में फ़ोन करेंगे, आयो हमारे लड़कन के 90+ दे दी है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना, कि हम फ़ोन घुमाएंगे, हेलो बोर्ड ऑफिस 90+ दे दिया अपने लड़कन है। हेलो दोस्तों, आज से आपका फिजिक्स का चैप्टर वाइज 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हो गया है। और पूरा किताब का जितना भी 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस सब का सॉल्यूशन हम डील करने वाले हैं। और यदि आपके पास इस चैप्टर का PDF नहीं है या आने वाला चैप्टर का आपको PDF चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर है 7372864135। इस नंबर पर क्या कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल करने का कोशिश मत कीजिएगा। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा तो आपको PDF मिलेगा, सॉरी कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और मैसेज में अपना नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट के नाम बताना है और विलेज बताना है, 3 चीज़ आपको बताना है अपने बारे में, ठीक ना। और उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिस पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स का, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके आज का VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन जो है आज हम टाइप नहीं करवाए हैं, तो जो हैंड राइटिंग के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत अच्छा से आंसर लिखा हुआ है, तो आज देखिए उसी को हम डील करने वाले हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत आवेश का परिभाषा लिखें, SI मात्रक बताएं, विमीय सूत्र लिखें एवं यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है बताएं। पहला क्वेश्चन यही आपका है, ठीक ना। और ये सारा जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इस सब का PDF आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, अपना इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम विद्युत आवेश की परिभाषा जानेंगे। देखिए विद्युत आवेश की होता क्या है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। इसको देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु A है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20-20 है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन भी 20 है, प्रोटॉन भी 20 है, तो इसका टोटल आवेश का मान कितना होगा, इसका टोटल आवेश का मान 0 होगा। एक वस्तु B है जिसमें हम लोग मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है इसमें 30 गो, और प्रोटॉन भी कितना है, 30 गो है, तो इसका टोटल आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब कि यह भी उदासीन, यह भी उदासीन, ठीक। तो यह दोनों एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि 2 उदासीन वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। लेकिन किसी कारण से इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन वस्तु A से किस में ट्रांसफ़र हो जाए, B में ट्रांसफ़र हो जाए, तब देखिए A में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगा 18 और इसमें प्रोटॉनों की संख्या बचेगा 20, और B में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 32 और प्रोटॉनों की संख्या 30 रहेगा, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा -18 और +20 को, तो यहाँ पर आवेश आपका आएगा +2 आएगा, और यहाँ पर -32 और +30 को जोड़िएगा तो यहाँ पर -2 आवेश आएगा। अब क्या करेगा कि वस्तु A वस्तु B को आकर्षित करेगा, क्योंकि वस्तु B पर -2 आवेश उत्पन्न हो गया है और वस्तु A पर +2 आवेश उत्पन्न हो गया है। लेकिन वही जब वही वस्तु A उदासीन था और वस्तु B उदासीन था, तो वह एक दूसरे पर बल नहीं लगा सकता था। लेकिन एक वस्तु A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु B में चला गया, तो वस्तु A से इलेक्ट्रॉन निकल करके B में गया, तो वस्तु A पर आवेश की उत्पत्ति हुआ धन आवेश और वस्तु B पर आवेश की उत्पत्ति हुआ ऋण आवेश। अब दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन आखिर ये इलेक्ट्रॉन था कहाँ था, पदार्थ के अंदर था,
पदार्थ के अंदर था, अब पदार्थ के अंदर से निकल करके दूसरे पदार्थ में गया है, इसीलिए बोला जाता है विद्युत आवेश को। आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ था? पदार्थ के अंदर में था। इसीलिए विद्युत आवेश को क्या बोला जाता है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है, तो उसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं, उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए विद्युत आवेश को हमको ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला आपका होता है Q बराबर IT होता है, फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, लेकिन कूलम नामक वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसको हम लोग कूलम कहते हैं। किसको सम्मान देने के लिए? कूलम नामक वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए। इसका बीमा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का बीमा आपका AT या IT होता है, AT या IT होता है। विद्युत आवेश का बीमा AT या IT आपका होता है, ठीक ना। और यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है? यह एक अदिश राशि है। तो ये हुआ आपके विद्युत आवेश के बारे में जानकारी, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको हम क्या करते हैं, इराज करते हैं अच्छा से थोड़ा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखें एवं उदाहरण बताएं। हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या डील करना है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताना है और उदाहरण भी बताना है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आपके 5 नंबर में आया हुआ है, 5 नंबर में आया हुआ आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखने के लिए। तो देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है भाई? कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का टोटल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु A है, आपका एक वस्तु क्या है? A है। वस्तु A में इलेक्ट्रॉन की संख्या मान के चलिए कि 10 है। वस्तु B में आपका वस्तु A में प्रोटॉन की संख्या 10 है। कोई वस्तु B है, इसमें मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन आपका 13 है, प्रोटॉन कितना है? 13 है। अब देखिए -13 + 13 जोड़िएगा तो टोटल आवेश 0 आएगा, इसका भी टोटल आवेश 0 आएगा, यानी कि वस्तु A का टोटल आवेश 0 और वस्तु B का भी टोटल आवेश 0। तो इसका आवेश 0 और इसका आवेश 0, ये दोनों मिलकर के एक निकाय बना रहा है। तो मान लेते हैं कि निकाय का नाम AB है और इस निकाय का टोटल आवेश कितना होगा? 0 होगा। अब इस निकाय का टोटल आवेश क्या हो गया? Q टोटल बराबर आपका है 0 + 0, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं कि वस्तु A से 2 इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं वस्तु B में। वस्तु A से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किस में कर दिए हैं? B में कर दिए हैं, ठीक ना। तो वस्तु A में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? वस्तु A में आपका 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो प्रोटॉन 10 के 10 रहेगा। अब देखिए +10 और -8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? +2 आएगा। वस्तु B में इलेक्ट्रॉन गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आपका हो जाएगा? -15 हो जाएगा। प्रोटॉन आपका 13 का 13 रहेगा, तो इसका टोटल आवेश आपका कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लेकिन देखिए दोनों का यदि हम टोटल आवेश यहाँ पर जोड़े कि Q टोटल, तो +2 और +-2 तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखिए यहाँ भी आपका Q टोटल 0 है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से पहले है, और यहाँ भी Q टोटल बराबर कितना है? 0 है। यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश ट्रांसफ़र होने से पहले भी और आवेश ट्रांसफ़र होने के बाद भी आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या कहा जाता है
कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है कि विशेष अवस्था में, हालांकि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ आपके पास होगा तो जो हम आपको लेक्चर्स बता रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं लेक्चर यहाँ पर खड़ा होके, आपको सब समझ में आ जाएगा, यानी कि दिमाग में आपके डायरेक्ट घुस जाएंगे। बशर्ते कि आप पीडीएफ से एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा या कॉपी में नोट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो पीडीएफ नहीं है तो जो नंबर बताएं उस पर कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। हाँ, इसका देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण क्या है। उदाहरण पहला नंबर है, उदाहरण नंबर 1 आपका है कि विशेष अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा युक्त, विशेष अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा युक्त लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर गामा किरणों से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। गामा किरण से क्या उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश रहता है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश रहता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के नेट आवेश का मान 0 होता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि गामा किरण है, गामा किरण को जब इतना ऊर्जा मिलता है 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो गामा किरण एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e या पॉजिट्रॉन का होता है +e। तो जितना देखिए गामा किरण का आवेश का मान 0 होता है, गामा किरण के आवेश का मान 0 होता है। और इसके टूटने से क्या बना है, एक इलेक्ट्रॉन बना है, एक पॉजिट्रॉन बना है। तो इन दोनों का भी यदि आवेश जोड़ा जाए तो इसका भी टोटल आवेश कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर धन आवेश भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के बाद भी टोटल आवेश का मान 0 है। और गामा किरण का भी शुरू में आवेश कितना था, 0 था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल आवेश का मान हमेशा संरक्षित होता है। तो पहला एग्जाम्पल हुआ आपका। अब देखिए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके गामा किरण की उत्पत्ति करते हैं। परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, गामा किरण उत्पन्न करते हैं। देखिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, जब दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट आता है तो दोनों मिलके क्या बनाता है, गामा किरण बनाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आता है तो दोनों मिलकर के गामा किरण उत्पन्न करता है। तो देखिए दोनों के आवेश के योगफल का मान कितना होगा, 0। और गामा किरण तो खुद उदासीन होता है तो इसका आवेश का मान कितना है, 0। तो गामा किरण के उत्पन्न होने से पहले भी टोटल आवेश 0 था और उत्पन्न होने के बाद भी टोटल आवेश का मान 0 है। यानी कि यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश का संरक्षण कैसे होता है, ज़रा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये बहुत छोटा कैसे हो गया इतना जल्दी, इसको बड़का होना चाहिए था। मिटारे वाला जो मेरा इरेजर है इसको बड़ा होना चाहिए था, ये बड़ा छोटा हो गया तुरंत में। इसको बड़ा होना चाहिए था भाई मिटाने के लिए, ठीक ना। तो चलिए मिटा गया आपका। हाँ, तो देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का संरक्षण होता है। कैसे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आपका यूरेनियम है 92235, यूरेनियम 92235। जब इस पर एक न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है, एक न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है, तो यूरेनियम के नाभिक में देखिए टोटल 92 धन आवेश कितना होता है, नाभिक में इसके 92 प्रोटॉन होते हैं यूरेनियम के। यानी कि यूरेनियम के नाभिक में टोटल 92 गो धन आवेश है। और इसके टूटने पर क्या बनता है आपका, एगो बनता है बेरियम, एगो बनता है क्रिप्टन बनता है।
बेरियम में होता है 56 प्रोटॉन और इसका परमाणु संख्या आपका परमाणु द्रव्यमान 144 होता है और इसका 36 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर 89 होता है। साथ में इससे 3 गो न्यूट्रॉन भी निकलता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, 3 गो न्यूट्रॉन भी निकलता है। अब देखिए यहाँ पर है आपका 56, ये वाला आपका 56 हो गया, हाई वाला कितना है 36 है। दोनों को आप जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 92 आएगा। अब देखिए नाभिक में टोटल आवेश जो है यूरेनियम कितना था, +92 था। तो यूरेनियम के टूटने से पहले यूरेनियम के नाभिक में 92 धन आवेश था। यूरेनियम टूट करके जब बेरियम और क्रिप्टन बना है तो इन दोनों के नाभिकों के आवेशों का योगफल का मान कितना है, 92 है। हम बोले हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद आवेश का मान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अभिक्रिया से पहले भी 92 प्रोटॉन था जो कि 92 को धन आवेश था। अभिक्रिया के बाद भी कितना है, 92 है। यानी कि यहाँ भी आपके आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन हो रहा है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, उसको भी हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, हालांकि हम बता रहे हैं 2 नंबर और 5 नंबर ला, लेकिन देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर ध्यान में आ गया, तो उसको भी लगे हाथ क्या करते हैं, बना देते हैं। उस क्वेश्चन को भी लगे हाथ हम बना देते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी। देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण का सिद्धांत के पालन होता है। जैसे देखिए आपका यूरेनियम हो गया, ये यूरेनियम 9238 जब ये टूटता है तो आपका बनता है एगो थोरियम बनता है, एगो थोरियम जिसका परमाणु संख्या होता है 90 और 234 होता है। साथ में क्या बनता है, इससे कोई हीलियम निकलता है। हीलियम मतलब कि अल्फा कण, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि यूरेनियम 9238 जब टूटता है तो इससे क्या बनता है, एगो थोरियम बनता है और एक हीलियम नाभिक बनता है। हीलियम नाभिक बनता है तो इस क्रिया में भी टोटल आवेश टोटल संरक्षित रहता है। यूरेनियम के नाभिक में कितना धन आवेश है, 92 धन आवेश है। और यहाँ देखिए थोरियम के नाभिक में 90 गो धन आवेश है और यहाँ पर हीलियम के नाभिक में 2 गो धन आवेश। तो यहाँ भी कितना है, टोटल 92 है। और यह भी नाभिकीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और नाभिकीय अभिक्रियाओं में देखिए टोटल आवेश का मान संरक्षित है। यूरेनियम 9238 के टूटने से पहले यूरेनियम में टोटल कितना धन आवेश था, 92 धन आवेश था। टूटने के बाद भी देखिए अभी भी कितना है, टोटल आपका 92 धन आवेश है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश का मान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब देखिए इसके बाद है अगला पॉइंट है, ये उदाहरण है, ठीक ना। इस नियम में कम से कम 4 गो एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा जब 5 नंबर में आएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत का, क्योंकि उसका परिभाषा बहुत आसान है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आवेश के बीजगणितीय योगफल का मान हमेशा नियत होता है। ये पूरा ब्रह्मांड में आवेश के बीजगणितीय योगफल का मान हमेशा नियत होता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में आवेश चला जाएगा, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का टोटल आवेश जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, जस के तस आएगा, यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट है, उसको भी डील कर देते हैं, पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट नंबर 5 है कि रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जब कोई परमाणु के नाभिक टूटता है और उसे अल्फा किरण या बीटा किरण या गामा किरण निकलता है तो इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण के निकलने की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और जिस पदार्थ के नाभिक से अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण निकलता है उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है, ठीक ना। तो रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरण की उत्पत्ति के क्रम में कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के पहले और बाद में कुल आवेश का मान 0 ही रहता है। देखिए कहने का मतलब है
कि जैसे होता क्या है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना में जैसे एक न्यूट्रॉन जो है नाभिक में स्थित एक न्यूट्रॉन टूट जाता है, किसी कारण से नाभिक में स्थित एक न्यूट्रॉन टूट जाता है, और एक न्यूट्रॉन जब नाभिक में के टूटता है तो एगो इलेक्ट्रॉन बनता है और एगो प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक प्रोटॉन बनता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, आपकी नाभिक से निकल गया। किसके टूटने पर, तो न्यूट्रॉन जब टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन बना और एक प्रोटॉन बना। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो खैर नाभिक में ही होता है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, आपका नाभिक से निकल रहा है। तो नाभिक से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम ही क्या रख दिया गया है, बीटा किरण रख दिया गया है। नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग, बीटा किरण कहते हैं। समझ गए, नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा किरण कहते हैं। इसका बीटा किरण रखने का नाम मेन कारण है क्योंकि बीटा किरण जो है इसलिए रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होता है, और यदि हम लोग कल से बोलने लगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही होता है तब पूरा केमिस्ट्री का थ्योरी बदल जाएगा। इसीलिए नाभिक से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को विशेष नाम दे दिया गया है बीटा किरण। समझें, तो बीटा किरण कहाँ से निकलता है, नाभिक से निकलता है। कब, एक न्यूट्रॉन के टूटने पर। न्यूट्रॉन का टोटल आवेश कितना होता है, 0 होता है, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का होता है। तो ये दोनों का आवेश हम लोग जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि न्यूट्रॉन का टोटल आवेश 0 और न्यूट्रॉन के टूटने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना, तो उन दोनों के आवेश का योगफल का मान क्या है, 0 है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता ही है कि क्रिया से पहले और क्रिया के बाद टोटल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये आपका हो गया आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन। अब देखिए अगला लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि विद्युत आवेश का गुण लिखे। विद्युत आवेश का गुण लिखे, तो पहले तो हम लोग लिखते हैं कि विद्युत आवेश के गुण निम्नलिखित हैं। अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए एग्जाम में लिखते हैं कि विद्युत आवेश का गुण निम्नलिखित है। पहला देखिए इसका गुण है कि समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। कहने का मतलब है कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे देखिएगा, दो लड़कियों के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि दोनों सेम चार्ज वाला है, लेकिन एक लड़का और एक लड़की के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। कारण क्या है कि दोनों अपोजिट चार्ज वाला है, लड़का अलग चार्ज है, लड़की अलग चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेचर का नियम है, ठीक ना, फिजिक्स का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। ये अट्रैक्शन जो है लॉ ऑफ नेचर है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। तो ये पहला गुण हो गया कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे दो लड़का के बीच में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन वही एक लड़का और एक लड़की रहे तो क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक ना। ये आवेश के कारण होता है। तो समान प्रकृति के आवेश में एक दूसरे के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपका है कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक होता है कहने का मतलब है कि यदि किसी निकाय में 2 कूलम आवेश हो, +3 कूलम हो, -1 कूलम हो, यहाँ पर +1 -2 कूलम हो, इस प्रकार से, तो इस सिस्टम के टोटल चार्ज को जोड़ा जा सकता है। 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, एक 6 कूलम है, 6 कूलम से 2 कूलम घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि किसी भी सिस्टम के टोटल आवेश को हम लोग जोड़ करके उसका मान निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 4 है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, इसके जस्ट पीछे हम अभी एक्सप्लेन किए हैं कि आवेश कैसे संरक्षित होता है। तो आवेश का एक ये भी गुण है कि आवेश संरक्षित होता है। फिर 5वां गुण है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कि जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो
तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो पांचवा गुण क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। और छठा गुण आपका क्या है कि आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश स्थिर रहता है तो अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई आवेश त्वरित वेग से गतिशील होता है तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक ना। फिर अगला गुण है कि आवेश निश्चर होता है। अगला गुण क्या है 7 नंबर कि आवेश निश्चर होता है। आवेश निश्चर होता है कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 5 कूलम का कोई आवेश है, कितना 5 कूलम का, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसका मान कितना है 5 कूलम। आई मोशन में आ जाए, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगे तो भी इसका मान क्या होगा 5 कूलम होगा। तो आवेश निश्चर होता है कहने का मतलब है कि आवेश का मान जो है विराम के अवस्था में उतने होता है और जब गति में आ जाएगा तो भी ओकर मान उतना ही होगा। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश के इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश की निश्चरता। ठीक ना। आवेश की निश्चरता कि विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में आवेश का मान हमेशा एक समान होता है। तो अगला भी 7वां नंबर भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 8 है आपका कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरा वस्तु में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक ना। आवेश को एक वस्तु से दूसरा वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आवेश को ट्रांसफ़र करने का बहुत सारा विधि होता है। हालांकि हम लोग अभी आवेश के गुण पढ़ रहे हैं। तो आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 हुआ। पॉइंट नंबर 9 है कि प्रत्येक आवेश के साथ द्रव्यमान निहित रहता है। यानी कि कोई भी आवेशित कण होगा तो उसके साथ द्रव्यमान जरूर रहेगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका द्रव्यमान भी होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो क्या बोले हम कि प्रत्येक आवेश के साथ द्रव्यमान निहित होता है। यानी कि प्रत्येक आवेशित वस्तु के साथ द्रव्यमान जरूर रहेगा। बिना द्रव्यमान के आवेश अस्तित्व में नहीं होता है। फिर अगला गुण है कि आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है। आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है। गुण नंबर 10 है। जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक है और इस पर हम आवेश दे दिए तो आवेश इस चालक के सतह पर एक समान रूप से क्या होता है फैल जाता है। यह आवेश का गुण है। पॉइंट नंबर 10 हो गया आपका। फिर पॉइंट नंबर 11 है कि नुकीले भाग से आवेश का रिसाव होता है। जैसे देखिएगा छत पर त्वरित चालक हम लोग लगाए रहते हैं। छत पर त्वरित चालक रहता है, त्वरित चालक एकदम नुकीला भाग रहता है। ठीक ना। कोई कोई तो ये सोचता है कि नुकीला भाग काहे लगावल है, तो नुकीला भाग लगावल रहता है किस लिए के लिए, ताकि बिजली उजली गिरे घर पर तो सारा आवेश उससे रिस्क के कहाँ चला जाए, ज़मीन में चला जाए। अब बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। ढेर कोई सोचता है कि चिड़ै के बैठे लगी लगावल है, छत पर चिड़ै के हुआ कि बैठे लगी लगावल है। जो लोहा जो होता है ना बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर टावर पर लगाव रहता है, ऐसे एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर एगो लोहा निकल रहता है। तो ढेर कोई के लगता है कि चिड़ै के हुआ कि बैठे लगी लगावल है। चिड़ै के हुआ कि बैठे लगी थोड़ी लगाव रहता है। वो किस लिए लगाव रहता है, ताकि बिल्डिंग पर बिजली गिरे तो बिजली सब उसके द्वारा कहाँ चला जाए, ज़मीन में चला जाए, बिल्डिंग नुकसान से बच जाए। ठीक ना। तो चिड़ै के वक्त बैठे लगी नहीं लगा रहता है। नुकीले भाग से आवेश कहाँ होता है, रिस जाता है, धरती में चला जाता है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देख लीजिए। यदि आपके पास PDF है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक। तो क्या है कि डेली हम इस प्रकार से आपको आंसर एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप पढ़ते जाइएगा। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए जब दो उपयुक्त पदार्थ मतलब है
कि वैसे पदार्थों को रगड़ना है जो आवेशित हो। अभी नहीं कि माटी या ईंटा लेकर रगड़ देना है और कहना है कि सर आवेशित नहीं हो रहा है। तो वैसे पदार्थों को रगड़िए जो आवेशित हो सके, जो आवेशित ना हो सके वैसे पदार्थों को ना रगड़िए, ठीक। तो इसीलिए हम क्या बोले हैं कि जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, दोनों उपयुक्त पदार्थ है। उपयुक्त मतलब आवेशित होने लायक पदार्थ। तो जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और आवेश के क्वांटमीकरण को Q बराबर प्लस माइनस एन ई से लिखते हैं। Q बराबर प्लस माइनस एन ई से लिखते हैं, ठीक ना। आवेश के क्वांटमीकरण को Q बराबर प्लस माइनस एन ई से लिखा जाता है, जहाँ n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और आपका E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक। तो आवेश का क्वांटमीकरण समझ गया ना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसको Q बराबर प्लस माइनस एन ई से सूचित करते हैं। इसको प्लस माइनस एन ई से क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन एकरा में से निकल के एकरा में चला गया, तो इस पर दो गो धन आवेश उत्पन्न होगा और एकरा पर दो गो माइनस ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो जितना आवेश एकरा पर उत्पन्न होगा उतना ही आवेश उत्पन्न एक होगा एकरा पर, जेकरा में जाता है ओकरा पर उतना ही माइनस में उत्पन्न होता है, और जेकरा में से निकला है उतना ही ओकरा पर प्लस उत्पन्न होता है। इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं। दोनों पर के आवेश एक साथ लिखा जाता है। जैसे एकरा से मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन निकल के A से B में चला गया, n इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो A पर उत्पन्न आवेश होगा Q बराबर प्लस एन ई, और B पर उत्पन्न आवेश आपका होगा, B पर उत्पन्न आवेश होगा Q बराबर माइनस एन ई, ठीक ना। Q बराबर माइनस एन ई। तो एगो पर उतना ही आवेश उत्पन्न हो रहा है माइनस में, जेकरा में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस में आवेश उत्पन्न होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर प्लस में आवेश उत्पन्न होगा। तो इसीलिए हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण को किससे लिखते हैं? प्लस माइनस एन ई से लिखते हैं। समझ गए? अब देखिए जिनके पास PDF नहीं है भाई, जल्दी से PDF ले लीजिएगा ज्वाइन करके, ताकि आप लोग को हम बेहतर से बेहतर तैयारी करवा सकें और आप लोग को 90+ फिजिक्स में हम दिलवा सके तैयारी के बदौलत। ऐसे नहीं कि बोर्ड ऑफिस में फ़ोन करेंगे, आए हो हमारे लइकन के 90+ दे दी है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। कि हम फ़ोन घुमाएंगे, हेलो बोर्ड ऑफिस 90+ दे दिया अपने लइकन है, ऐसा कोई बात नहीं है। तैयारी के बदौलत बोल रहे हैं कि तैयारी करवाएंगे उस लेवल का, ताकि आपको 90+ आ जाए। तैयारी करने का तरीका आप लोग को मालूम है, बता चुके हैं पहले। तो अगला लेक्चर फिर आपको मिलेगा, ज़बरदस्त लेक्चर, हर एक टॉपिक को डील करके, ठीक ना। यदि टॉपिक को डील करके पढ़िएगा तबे जाके कॉपी में बिल करके आइएगा, ठीक ना। कॉपी में बिल करके आइएगा, कहने का मतलब कि रिजल्ट फाड़ के आइएगा, रिजल्ट फाड़ के हमारे लोग आएंगे। समझ गए? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।